दोस्तों नमस्कार। आज कहीं ना कहीं आप भी ये सोच रहे होंगे कि दिल्ली में जो आंदोलन आरक्षण सुधार को लेकर के चल रहा है उसके ऊपर कोई अपडेट ओपनली आ क्यों नहीं रहा और क्यों ये देख करके लग रहा है कि कहीं हर्ष दूबे, आदित्य राज सिंह, अजीत भारतीय, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो एक दूसरे से लड़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारे बड़े सवाल, जिस तरीके की घटनाएं यहाँ पे हुई हैं उसके बाद खड़े हो गए हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं कि समाज तो जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, नेतृत्व के ऊपर बहुत बड़े सवाल हैं। एक एक करके सारे सवालों का जवाब देना शुरू करता हूं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आदित्य राज सिंह जो हैं वो पूरी तरह से लालची हैं। लालची इसलिए हैं क्योंकि इनको अपना चेहरा चमकाना था। मेरे भाई, अगर मेरे को चेहरा ही चमकाना होता, अगर मेरे ईगो पे ही बात आ गई होती तो आदित्य राज सिंह उस दिन जब कार्यक्रम में गए थे और अपमानित करके उनको मंच से उतार दिया गया था तो जनता के बीच में जाकर के नहीं बैठते। जितने सारे समर्थकों के साथ हम वहां पे मौजूद थे, अगर हम बलपूर्वक भी चाहते तो उस मंच पे मौजूद रह सकते थे और जो लोग मंच पे मौजूद रहना चाहते थे उनको उतार सकते थे। लेकिन इससे आदित्य राज सिंह तो जीत जाते लेकिन समाज हार जाता। आदित्य राज सिंह की जीत कभी मायने रखती ही नहीं है। मायने रखता है तो सिर्फ और सिर्फ समाज की उम्मीदें, समाज का वो नेतृत्व जो कहीं ना कहीं आज की तारीख में आरक्षण के सुधार की आवाज उठाना चाहता है। व्यक्तियों से बिल्कुल भी मतलब कभी था नहीं, आज है नहीं और आने वाले वक्त में रहना भी नहीं चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि जिन लोगों ने इस नेतृत्व का अपने आप को नेतृत्वकर्ता बताया वो लोग सेल्फ सेंटर्ड होते चले गए, केवल अपने ऊपर केंद्रित होते चले गए और ऐसी स्थिति क्रिएट कर ले गए कि जब आप जंतर मंतर के पुराने वीडियोज उठा करके देखेंगे 21 तारीख को तो आपको साफ दिखाई देगा कि केवल अपना नाम लिया जा रहा है, केवल कहा जा रहा है मैं खाने नहीं जाऊंगा। वही सिंपैथी वाला पूरा का पूरा पॉलिटिकल ड्रामा जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल किसी दौर में किया करते थे। और साफ तौर पे अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि यहां पे जनता के मुद्दे तो उठा लेते, ये बात तो बता देते कि आपकी मांगे क्या है। भाई, जंतर मंतर पे अगर आप आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी 3 सूत्री, 5 सूत्री, 7 सूत्री, 9 सूत्री या 11 सूत्री मांगे क्या है। लेकिन मांगों को लेकर के आप बात नहीं कर रहे हैं, बकवास करते चले जा रहे हैं कि जो कल तक बैठेगा उसको इस मंच से बोलने दिया जाएगा। तो कल तक तो भैया आप भी नहीं बैठे। और वो हर्ष दूबे जो पूरे के पूरे कार्यक्रम को शुरू करते हैं उस दौर में एनडीटीवी के चैनल पे बैठ के बयान देते हैं कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में क्या नीट छात्रों की आवाज सरकार सुनना चाह रही थी? क्या सरकार ने हर्ष दूबे जैसे किसी छात्र से बात करने की कोशिश की? आशुतोष रांका और सौरभ दास से बात क्यों किया गया? वही हर्ष दूबे जो दूसरों में सवाल कर रहे हैं कि वो लोग चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, वही हर्ष दूबे अपने आप को क्या इतना बड़ा समझते चले गए कि समाज के बिहाफ पे डिसीजन लेके सीधे तौर पे रातों रात आप लखनऊ पहुंचते हैं और उप मुख्यमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देते हैं? या फिर उनको ऐसा लगने लगा कि मेरे सामने किसी और की कोई हैसियत नहीं है, लगता है सुझाव लेने की कोई जरूरत नहीं है, और वो समाज जो समाज आप ही दावा कर रहे हैं कि आपके एक आह्वान पे जंतर मंतर पे जुट गया था। तो मुझे ये बताइए, हर बात सोशल मीडिया पे आकर के बिना मतलब के बताने के लिए आपके पास समय है और एक वीडियो डाल करके इंस्टाग्राम के पोल में क्या ये नहीं पूछा जा सकता था कि समाज मुझे ये बताए कि इस तरीके के ऑफर्स मुझे आ रहे हैं, क्या मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि नहीं स्वीकार करना चाहिए? प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहा है। मेरा सीधा कहना है कि भाई, अगर आप मुझे गलत समझ रहे हैं तो भी केवल मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा। मुझे ये बताइए कि क्या ब्रजेश पाठक केंद्र सरकार के बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं? कुल मिला के बात तो पहले दिन से यही थी ना कि 1 टाइम 1 टेबल 1 डिस्कशन फॉर 1 रिफॉर्मेशन इन रिजर्वेशन। एक बार एक टेबल पे बैठ के हम बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे ताकि एक रिफॉर्मेशन किया जा सके इस देश की रिजर्वेशन की व्यवस्थाओं में जो जाति के आधार पे मिल रही है उसको आर्थिक आधार पे किया जा सके। अब आप मुझे एक बात बताइए, केंद्र सरकार ने, आपने कहा कि आश्वासन दे दिया है, केंद्र सरकार का कोई ऑफिशियल बयान ही नहीं है और ब्रजेश पाठक के बयान को केंद्र सरकार का बयान माना नहीं जा सकता है। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक बहुत बड़े कद्दावर चेहरे के तौर पे हो सकते हैं। ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा चेहरा हो सकते हैं। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश की राजनीति और सरकार में एक बहुत बड़ा चेहरा हो सकते हैं जिसकी बात शायद वहां सुन ली जाए। लेकिन क्या ब्रजेश पाठक इतने बड़े नेता हैं कि केंद्र सरकार उनकी बात सुन लेगी? दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आप वीडियो बनाते चले जा रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं कि लोग 10-10 हजार रुपया लेकर के भाजपा का प्रचार करते हैं, वो आज मेरा विरोध कर रहे हैं। मेरे भाई, 10,000 रुपये में आप बिकते होंगे, समाज के लोग 10,000 रुपये में बिकते नहीं। और हम तो उस खानदान से आते हैं कि जो लोग खरीदने की हैसियत रखते हैं, बिकने की नहीं। अगर आज सरकार इस बात की घोषणा कर देती या फिर बंद कमरे में हमें ऑफर दे देती कि ये लीजिए, इतने करोड़ रुपए आपको देते हैं, आप जाइए आंदोलन को समाप्त कर दीजिए और कहीं ना कहीं झुक जाइए, तो मेरे भाई, हम काउंटर में सीधे तौर पे कहे होते कि ये बताइए कि इन तमाम मांगों को मान लेने की कीमत क्या है समाज के नेतृत्वकर्ता के तौर पे।
इस देश के 40% आबादी के लोग आकर के जंतर मंतर पे खड़े हो जाएंगे और आपके क्यूआर कोड पे स्कैन करके यूपीआई ट्रांसफर करके आपको रकम दे देंगे। तो मेरे भाई, समाज नेतृत्व करता है तो निश्चित रूप से हम रिजल्ट और परिणाम तक पहुंच पाएंगे। व्यक्ति नेतृत्व करना शुरू कर देंगे तो आंदोलन बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। आई थिंक यहां पे बात ये नहीं होनी चाहिए कि हु इज द फर्स्ट पर्सन स्टैंडिंग, यहां पे बात होनी चाहिए द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग, कौन अंत तक खड़ा रह सकता है। और मैं फिर कहता हूं, जब आप ये कहते हैं कि भाई आप मान लेते, आप हर्ष दुबे की बात मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई, हम मेरिटोक्रेसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम काबिलियत की बात करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और किसी भी नाकाबिल व्यक्ति को हम अपना नेता नहीं मान सकते हैं। अगर इस बात में आपको आपत्ति और आप ये कह रहे हैं कि आदित्य राज सिंह अपने आप को काबिल समझते हैं क्या, जी हाँ, बिल्कुल समझते हैं, लेकिन आदित्य राज सिंह अपने आप को सबसे काबिल नहीं समझते हैं। आदित्य राज सिंह अपने आप को इतना काबिल जरूर समझते हैं कि उस तरीके के मंचों पे जहां पे इस तरीके की बातें हो रही हैं वहां पे वो अपनी बात रख सकते हैं। आदित्य राज सिंह अपने आप को काबिल इसलिए भी समझते हैं क्योंकि आने वाले वक्त में और बीते हुए वक्त में अगर आपने देखा होगा तो आदित्य राज सिंह का काम आदित्य राज सिंह को बताने की जरूरत नहीं है। वो भरत तिवारी का केस हो, यूजीसी का मुद्दा हो, नीट छात्रा का मुद्दा हो, छपरा रेप कांड हो, या फिर बिहार विधानसभा हो, देश की लोकसभा हो, प्रधानमंत्री के साथ काम करना हो, विकसित भारत हो, न जाने क्या क्या, अपनी उपलब्धियां गिनाने बैठ जाऊंगा तो फिर गिनाते चले जाऊंगा। दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई आदित्य राज सिंह अपना चेहरा चमकाना चाह रहे थे इसलिए वहां पे आए, डीलिंग पैतरा दिए और फिर चले गए। मेरे भाई, जो लोग भी वहां मौजूद थे वो जानते हैं कि शुरुआती दौर में बैरिकेडिंग लगाने के बाद किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा था। सुबह 9 बजे से हम वहां मौजूद हैं। अगर किसी के मोबाइल में फोटोज हैं, वो अपने मोबाइल में फोटोज की टाइमिंग देख सकता है और स्क्रीनशॉट पोस्ट कर सकता है कि हाँ, क्या 8:30 बजे हम वहां मौजूद थे कि नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ फोटोज लिए। उसके बाद आप आगे चलते चले जाइए, जहां प्रोटेस्ट साइट था, हम प्रोटेस्ट साइट पे गए, भीड़ अनियंत्रित थी, भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, भीड़ को एक दिशा में ले आने की कोशिश की। कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कम्युनिकेशन का पूरा लैप्स है, सामने वाले को कुछ भी कंसिडर नहीं किया जा रहा। वो चाहे सर्वेश पांडे हो, एडवोकेट अनिल मिश्रा हो, बड़े बड़े चेहरे, वो चाहे करनी सेना से सनी सिंह जैसे कद्दावर चेहरे, अनुराग प्रताप सिंह राघव जैसे बड़े नेता हो, या फिर अपने आप में तमाम नेता वहां जमीनों पे बैठे पड़े थे। वो चाह रहे थे कि किसी तरह संवाद हो पाता और अपने आप को लीडर बताने वाले हर्ष दुबे कहीं से दिखाई दे पाते, लेकिन नहीं हो पा रहा था। उसके बाद चीजें आगे बढ़ती हैं, मंच बना दिया जाता है। मेरी सबसे पहली आपत्ति इसी बात से थी कि भाई मंच बनाने की क्या जरूरत है, नीचे बैठते हैं। मांग पत्र तो पता है ना कि 3 वाक्यों का मांग है, या यूं कहूं कि 1 वाक्य का मांग है। मांग तो सिंपल है कि भाई हमारे जातिगत आरक्षण को बदलिए और उसको आर्थिक आधार पे, पिछड़ेपन के आधार पे बना दीजिए। लेकिन इस बात को नहीं सुना गया। वहां मंच बनाया गया, मंच पे जब भीड़ चढ़ गई तो कहा गया कि नहीं, सब लोग उतर जाइए, और उनमें से एक हम भी थे जिन्हें कहा गया कि आप उतर जाइए। अब सवाल यह है कि जब बार बार लोग कह रहे थे कि भाई आदित्य राज सिंह को मंच पे बुला लीजिए, उसके बाद भी कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा था उस तरफ से। जो लोग भी वहां मौजूद हैं वो लोग कहेंगे कि भाई मंच पे जाने से क्या होता है, आप तो मंच के नीचे भी रह सकते हैं। ये बात सच है कि मंच पे नीचे रह करके भी बहुत सारा योगदान दिया जा सकता है, और मैंने अपना योगदान दिया है। लेकिन समाज अलग अलग तरीके के लोगों से बनता है। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, कोई व्यक्ति होगा समाज में जो धनबल से बहुत मजबूत है। आने वाले वक्त में इस आंदोलन को जब धन और बल की जरूरत पड़ेगी तो वो लोग उस बल को दे पा रहे होंगे। कोई व्यक्ति है जिसने अपना पूरा जीवन इस बात पे खपाया किस तरीके से तर्क रखे जा सकते हैं, किस तरीके से अपनी मांगे रखी जा सकती हैं, किस तरीके से वो बातें कही जा सकती हैं जिस पे आज तक चर्चा नहीं हुई। कुछ लोगों को सिर्फ बातें बहुत अच्छा करना आता होगा। अगर आपका ये आरोप भी है तो मेरे भाई इसमें बुरा क्या है? बातों से ही तो स्पष्ट होता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। इस दुनिया में लोग बोलना उस दिन सीख लेते हैं जिस समय उनका जन्म होता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ये शायद कुछ लोग जिंदगी भर नहीं सीख पाते। मैं तो एक कोशिश कर रहा हूं, मैं आज भी कोशिश कर रहा हूं कि सबको साथ लेकर के चला जाए, और जिनके साथ मिलकर के आगे बढ़ा जा सकता है वैसे लोगों के साथ चला जाए। जो लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लगे और अपने आप को लार्जर देन लाइफ समझने लगे और फिर कहते हैं कि हमको तो विधायकी का टिकट मिल जाता। मेरे भाई, राजनीति में बहुत लंबे समय से हम भी बैठे हुए हैं। विधायकी का टिकट आपको अगर दे भी दिया जाएगा तो आप विधायकी जीत पाएंगे? आपको इस बात का शक है? समाज में वैसे भी जयचंदों की कोई कमी नहीं रही है जो समाज को छोड़ करके पार्टी में जाते हैं तो फिर पार्टी के बन जाते हैं। आज की तारीख में स्थिति देखिए कि हमारी और आपकी एकजुटता का ही परिणाम है कि जिस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियां बिना मतलब का बयान आरक्षण के खिलाफ देती चली जा रही है कि नहीं, आप सुधार आंदोलन भी नहीं कर सकते, समीक्षा पे बात भी नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की सरकार कहती है या दिखाने का प्रयास करती है कि हम बातचीत के दरवाजे तो बंद नहीं रखते हैं, बातचीत हो सकती है।
आप कहेंगे क्या इस बात को मान लिया जाए कि इसी बात के आधार पर खुश हुआ जा सकता है, एकत्रित हुआ जा सकता है? निश्चित रूप से हुआ जा सकता है। अब रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट के पेज के जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो लोग बैठ करके मीटिंग करेंगे, आने वाले वक्त की दिशा और दशा तय करेंगे। और आपको इस बात के लिए आश्वस्त रहना चाहिए कि ये वो समाज है जहां पे काबिल लोगों की कमी नहीं है। ये वो समाज है जो नाकाबिल लोगों को नहीं चुनेगा। मेरा सीधा कहना है कि ये आंदोलन ही इस बात का है कि जो लोग काबिल नहीं है उनको मौका नहीं मिलना चाहिए, जो लोग ज्यादा काबिल उनको काबिलियत के आधार पर मौका मिलना चाहिए। जो आंदोलन ही काबिलियत के लिए किया जा रहा है, अगर उसका नेतृत्व करता ही नाकाबिल व्यक्ति को बना दिया जाएगा तो क्या ये प्रश्न चिन्ह के दायरे में नहीं आना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल ड्रामा क्रिएट किया गया इस बात के ऊपर, सेल्फ सेंट्रिक हो जाया गया। कहा गया मुझे तो जेल में डिटेन कर लिया गया था। भाई तुम्हें डिटेन कर लिया गया तो तुम वीडियो बना रहे थे, और वीडियो बना रहे थे तो डिटेन करते वक्त वीडियो में तुमको ये नहीं बोला गया कि अरे भाई देखिए हमको डिटेन कर लिया गया है और दबाव सरकार की तरफ से आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। जनता को बता दिए होते। ये जनता को इतना काबिल नहीं समझ रहे थे, अपने से बहुत नीचा समझ रहे थे कि नहीं उनको हम क्यों बताएंगे, भाई हम तो इतने बड़े हो चुके हैं कि अब हम जो निर्णय लेंगे वही सर्वे सर्वा है, इसके ऊपर कोई इफ बट किंतु परंतु और सवाल या निशान भी नहीं हो सकता। ये तमाम सवाल हैं और ये सवाल आपको बुरे लग सकते हैं, लेकिन मेरे भाई आप ये जान लीजिए कि समाज के हितों की कीमत पे जाकर के सामाजिक एकता को स्थापित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा ही करना है तो फिर तो जो चल रहा है तो चल ही रहा है। आप सुधार चाहते हैं तो सुधारवादी विचारधारा रखने वाले लोगों को ही आगे कर करके इस चीज को आगे आप लेके जा सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी व्यक्ति को चेहरा चमका देने मात्र से और समाज को बेच देने मात्र से समाज का भला हो जाएगा, तो भी मैं आपको इसलिए ये नहीं करने दूंगा क्योंकि उसी समाज का एक हिस्सा मैं भी तो हूं। मैं एक समर्थक के नाते इस आंदोलन का तो हूं ही यहाँ पे मौजूद। बंद कमरों की मीटिंगें मैं भी देख रहा हूं, मैं भी हाव भाव लोगों का पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं किस तरीके से बार बार चीजों को एक व्यक्ति विशेष के ऊपर सेंट्रिक करके इस आंदोलन को आरक्षण सुधार आंदोलन नहीं फला ढिमकाना आंदोलन बताने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे किसी व्यक्ति विशेष से अगर समस्या होती मेरे भाई तो उस दिन नोएडा में जाकर मैंने खुले तौर पर नहीं कहा होता कि हर्ष दुबे के नेतृत्व में यह आंदोलन चलेगा, लेकिन समाज को अपने नेतृत्व में इसको अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति इतना बड़ा नहीं होता कि आंदोलन उसकी वजह से रुक जाए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के तमाम बड़े नेता, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी शामिल थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद भी वो आंदोलन चला और देश 1947 में आजाद हुआ। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि बड़े बड़े नेता भी जब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन उससे बहुत बड़ी चीज होती है, समाज उससे बहुत बड़ी चीज होती है। ये वो समाज है जिसमें हर व्यक्ति काबिल है। किसी को इस आधार पर नाकाबिल नहीं बताया जा सकता कि उसके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है। किसी को इस आधार पर नाकाबिल नहीं बताया जा सकता कि उसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग नहीं है। और किसी को इस आधार पे भी बिकाऊ नहीं बोला जा सकता कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से बातें उठा रहा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है मेरे भाई। सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या आप क्या उम्मीद करते हैं कि जाकर के हिमालय से पत्थर तोड़वाएं, उसके बाद शिलालेख उकरवाएं? क्या जो अशोक के काल में किया जाता था। बचकानी बातों की भी लिमिट होती है। उसके बाद कहा जाता है कि ये लोग तो पैसा कमाने के लिए वीडियोस बनाते हैं। अरे मेरे भाई, अगर आपको इतनी ही समस्या थी तो आप सोशल मीडिया पे शिफ्ट क्यों हुए? क्यों सोशल मीडिया पे अपने आप को आपने वायरल होने दिया? क्यों एनडीटीवी पे गए जिसके रील के माध्यम से आप वायरल हुए? सबको बोल देते कि ये रील कोई पोस्ट नहीं करेगा, भाई सब लोग पत्र लिख लिख के एक दूसरे को बताओ। सारे इन्फ्लुएंसर्स को आप गाली दे रहे हैं। इन्फ्लुएंसर वो कम्युनिटी है जो जमीन पे आके भले न लड़ती हो, लेकिन जमीन पर लड़ने वालों की आवाज इस देश में पहुंचा देती है, क्योंकि गोदी मीडिया आपके गोद में बैठ के आपको कवर नहीं कर रही है मेरे भाई। सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ से आपको सिर्फ सहयोग मिल रहा है। उसके बाद भी जो इन्फ्लुएंसर्स आपकी आवाज उठाते हैं, आप कहते हैं तो व्यूज के लिए आते हैं सब। मेरे भाई, नेतृत्व की इतनी बेकार कमी मैंने आज तक अपने जीवन में किसी व्यक्ति में नहीं देखी थी। और उसके बाद इस तरीके का अहंकार कि आप सबको अपने से छोटा मानते चले जाइए, ये नहीं होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, इनको साइड कर दिया गया है, इनको हटा दिया गया है इस आंदोलन से। और अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर उस दिन तक भाजपा या सरकार निर्णय नहीं लेती है तो फिर आकर के उस जंतर मंतर बैठेंगे। कोई मतलब बनता है इस बात का? आप पहले रोज रोज आंदोलन बुलाइएगा, बिना परमिशन के आंदोलन बुलाइएगा, कम्युनिकेशन जनता के साथ हमेशा गैप रखिएगा, और उसके बाद जब आप आइएगा फिर अगले दिन जाइएगा, फिर उसके बाद 2 दिन वेट करिएगा, सरकार से डीलिंग पैतरा डीलिंगबाजी करिएगा, और उसके बाद फिर कहिएगा कि सब आ जाओ। क्या मजाक चल रहा है? थूक के चटवाना चाहते हैं जनता से? ऐसे नहीं होता है। आपके कहने से अब ना कोई आएगा और आपके कहने से अब ना कोई जाएगा। बात है तो सिंपल है, आंदोलन होगा, अपनी अंजाम तक होगा, ये रुकेगा नहीं। आज भी आप देखिए यूजीसी और आरक्षण के खिलाफ आंदोलन हुआ, आरक्षण में सुधार को लेकर के हुआ, और सीपी से लोग गिरफ्तार किए गए, एक बहुत बड़ी संख्या में भीड़ को लेके जाया गया। बहुत से लोग मुझसे ये भी सवाल कर रहे थे कि उस दिन लाठीचार्ज के समय आदित्य राज सिंह तो भाग गए थे। अरे भाई, आदित्य राज सिंह को
अपने आप को फेमस करने के लिए डिटेन करवाने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने हमारे ऊपर डंडा नहीं चलाया, हम क्या कर सकते हैं? पुलिस को जबरदस्ती जाकर के गाली थोड़ी दे सकते हैं। वो हमारे देश के सुरक्षा कर्मी हैं, वो देश की राजधानी की सुरक्षा कर रहे हैं। जब वो प्यार से सम्मान से हमको कह रहे हैं कि आप साइड हटिए प्लीज, क्योंकि हमको ये कंट्रोल करना पड़ेगा, उसमें आप कैसे अपेक्षा रखते हैं कि मैं जा करके कहूं कि नहीं भाई 2 लाठी हम पे चलाओ, क्योंकि वीडियो जब तक नहीं आएगा तब तक समाज मानेगा नहीं। और कुछ लोग समाज के जो अपने आप को मठाधीश समझ रहे हैं, आंदोलन का भी और समाज का भी, वो लोग नहीं मानेंगे कि हमारे ऊपर लाठी चली है। ये तरीका नहीं होता है। मैं लाठी चलने, चलवाने, खाने या खिलाने नहीं आया हूं। आप भी लाठी चलने, चलवाने, खाने या खिलाने नहीं आए, फोटोबाजी करने नहीं आए हैं, अपनी बात पहुंचाने आए हैं। आप मुझे बताइए कि लाठी खा लेने, खिला देने मात्र से क्या ये सॉल्यूशन तक पहुंच सकता है? लेकिन अपनी बात सही तरीके से अगर पहुंचा दी जाए तो क्या ये सॉल्यूशन तक पहुंच सकता है? सरकार कहती है बातचीत के दरवाजे बंद नहीं है। मानिए या ना मानिए, आप दूर से बैठे हैं इसलिए आपको लग रहा होगा कि आदित्य राज सिंह महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गलत नहीं है। आदित्य राज सिंह आज भी, कल भी और हर वक्त अपने समाज के लिए महत्वाकांक्षी रहेंगे। अपने समाज के हितों के लिए किसी के भी खिलाफ जाकर के लड़ना पड़ेगा। तो जब प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ लिए तो ये छोटे मोटे लोगों की क्या हैसियत है? मेरे भाई, कॉम्प्रोमाइज की कीमत पे अगर झूठी दिलासा समाज को कोई देने की कोशिश करेगा तो मैं नहीं झुकूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने अस्तित्व के साथ भी खिलवाड़ क्यों ना करना पड़े। चाहे कुछ भी हो जाए, हम यही हैं, हम लड़ेंगे। उम्मीद है और शायद विश्वास भी कि संवाद भी होगा, संवाद से सॉल्यूशन भी होगा, समाधान भी होगा। सरकार से भी उम्मीद है, सरकार सुनेगी। मानेगी या नहीं मानेगी? तो नहीं मानेगी तो जंतर मंतर पे जबरदस्ती करके मनवा देंगे, संविधान के दायरे में रहते हुए। उम्मीद है ये विश्लेषण, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसके बाद भी कोई सवाल है, आप सवाल कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण मुझे फ़ोन उठा पाने का समय नहीं मिल पा रहा, और इसके लिए मैं जितनी माफ़ी चाहूँ वो कम होगा। आप लोगों ने मेरे उस भाषण को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, मैं आप सभी का आभारी रहूँगा। बिहटा क्षेत्र जो मेरा गृह क्षेत्र है, वहाँ के भी जो लोग, वो चाहे बरमर्सी विकास भैया हों या तमाम वो लोग जो मेरे को समर्थन कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा देश, वो चाहे अजीत भारती भैया हों जिन्होंने मेरी तारीफ अपने वीडियो में की, उनका धन्यवाद। समाज के करोड़ों लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मेरे वीडियो को वायरल कर दिया। उस दिन मेरा खुद का फ़ोन स्विच ऑफ था, क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, डेड हो गया था, और उस दिन मेरे फ़ोन से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन समाज के इतने कैमरे उस दिन वहाँ मौजूद थे कि मुझे मेरा पूरा वीडियो मिल चुका है, फ़ोटोज़ मिल चुके हैं, और शायद मेरा फ़ोन भी वहाँ होता तो वो इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पाता। समाज का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आवाज़ थोड़ी थकी लग सकती है, लेकिन हौसला अभी थका नहीं है। नींद 5-6 दिन से हुई नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि आज अच्छी आएगी। यही कारण है कि वीडियो शूट कर रहा हूँ, रात के 3 बजे वीडियो ऑलमोस्ट पोस्ट कर रहा हूँ और फिर सोने जा रहा हूँ। सोना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लड़ाई दिमाग की है। केवल शरीर से लड़ना होता तो सोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आने वाले वक्त में इसको अंजाम तक हम लोग पहुंचाएंगे। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा व्यक्तिवादी बन रहा है या अपने आप को बहुत आगे करने की कोशिश कर रहा है, और वो भी इस तरीके से कि सिर्फ अपने आप को आगे करने की कोशिश कर रहा है, साथ में समाज को लेकर चलने का कहीं भी उसके दिमाग में मनोभाव नहीं है, बहिष्कार कर दीजिएगा। अगर आदित्य राज सिंह को भी देख करके ऐसा लग जाए कि आदित्य राज सिंह अब बदले बदले से सुर नजर आते हैं, तो आदित्य राज सिंह का भी बहिष्कार होना चाहिए। व्यक्तियों से प्रेम अब छोड़ दीजिए। मोह के धागे तोड़ लेने का वक्त आ गया है, समय है, अपनी आवाज़ बुलंद करिए। अगर जंतर मंतर पे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दिल्ली में हैं तो समर्थन करिए, देश में हैं नहीं आ सकते तो आवाज़ शेयरिंग के माध्यम से उठाइए, रीशेयरिंग के माध्यम से उठाइए, वीडियोस बना के उठाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे चैनल पे आपको जो अपडेट्स मिलते चले जाएंगे सारे जेन्युइन होंगे, क्योंकि मैं यही हूँ ग्राउंड जीरो पे, और उस टीम का भी हिस्सा शायद संभवतः रहूँ जो आने वाले कोर ग्रुप के रूप में इस आंदोलन को आगे लेकर के जाएगा। अगर आप मुझे उसके बाद भी अयोग्य समझते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक समर्थक के नाते इस पूरे आंदोलन का समर्थन करने में। लेकिन जनता के बीच में बतौर समर्थक बनने का अधिकार आप मुझसे फिर भी नहीं छीन पाएंगे। लड़े हैं तब भी, लड़े हैं अब भी, लड़ेंगे तब भी, लड़ते रहेंगे जब तक अंजाम ना हो जाए, समाज की जीत ना हो जाए। और याद रखिएगा, हमारे लिए कहा गया 10,000 में वीडियो बनाते हैं। डॉक्टर हरिओम पवार की एक पंक्ति थी, मेरे घर से वापस लौटे राजनीति के उड़न खटोले, दुनिया में इतना धन कब है जो मेरी खुददारी तोले।
सत्यमेव जयते। फॉलो करिए, शेयर करिए इसी तरह के वीडियोस के लिए और बुलंद करिए अपनी आवाज़। #रिजर्वेशन रिफॉर्म मूवमेंट। सत्यमेव जयते।